हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज से जो है हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे और पीरियोडिक टेबल को मैं 4 से 5 वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे चीज़ों को पढ़नी है और हम धीरे धीरे करके लेकिन पूरा चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आपको पीरियोडिक टेबल से जब क्वेश्चन मिले तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूटे। और हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे रिवाइज करते रहिएगा। और इससे पहले जो है मैंने 6 वीडियो केमिस्ट्री के डाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया है, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया है। और हर एक साइंटिस्ट ने क्या वर्गीकरण किया, किस तरह से तत्वों को सजाया है पीरियोडिक टेबल में और उनकी क्या कमियां रही हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम पहला देखते हैं कि पहली बार जो आवर्त वर्गीकरण किया था तत्वों का, यानी एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था, वो थे बर्जिलियस। और बर्जिलियस के द्वारा जो है पहली बार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स का, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया था। और इन्होंने जो है तत्वों को यानी कि एलिमेंट्स को धातु यानी कि मेटल और अधातु यानी कि नॉन मेटल में सजाया था। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को दो भागों में बांट दिया था। एक को मेटल में रखा था और दूसरे को नॉन मेटल में रखा था। हिंदी में धातु में एक को रखा था और दूसरे जो एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने अधातु में रखा था। और इनके अनुसार जो मेटल्स थे यानी जो धातु थे, उनमें जो है चमक होती है। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट्स धातु में यानी कि मेटल्स में आएंगे उनमें चमक होगी। वो डक्टाइल होंगे यानी कि तन्य होंगे। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर उनको पीटा जाए तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसे ही हम डक्टाइल कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितने भी मेटल्स ग्रुप में रहेंगे वो सारे जो तत्व हैं वो डक्टाइल रहेंगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जितने भी तत्व यानी जितने भी एलिमेंट्स धातु ग्रुप में रहेंगे मेटल ग्रुप में, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होंगे, यानी कि ताप और विद्युत का ये अच्छे चालक रहेंगे, गुड कंडक्टर रहेंगे। तो इनके अनुसार ये था मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज होंगी, चमक होगी, डक्टाइल होंगे वो, और गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इन्होंने जो एलिमेंट्स को नॉन मेटल में रखा तो इनके अनुसार इनमें जो है चमक नहीं होती है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं। और ये नॉन डक्टाइल होते हैं यानी अतन्य होते हैं, इनको हम पीट के सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि कुचालक होते हैं ताप और विद्युत के। तो इन्होंने जो है नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज बताया कि ये प्रॉपर्टीज होंगे और मेटल में ये प्रॉपर्टीज होंगे। पर इनका जो वर्गीकरण था उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी तो देखिए, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट जो धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल का गुण दिखाते हैं, जिसे हम उपधातु कहते हैं यानी कि मेटलॉइड कहते हैं। तो इन्होंने जो है उनके बारे में अपने जो वर्गीकरण किया था तत्वों का, उसमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था उसके बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में। इन्होंने बस इतना बताया कि मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। पर बाद में हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो मेटल का और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दोनों के गुण जो हैं उनमें होते हैं, और जिसे मेटलॉइड नाम दिया गया। उनके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। तो एक कमी ये थी इनके वर्गीकरण में। दूसरा देखिए, कुछ धातु ऐसे थे जो डक्टाइल नहीं है, यानी कुछ मेटल ऐसे हैं जो डक्टाइल नहीं है। इन्होंने कहा था कि सारे मेटल जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी जब हम उन्हें पीटेंगे तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर सोडियम और पोटासियम ये दोनों क्या है, धातु हैं, मेटल है, पर इन्हें तो हम चक्कू से भी काट सकते हैं, चाकू से इसे हम काट सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नरम होते हैं, तो इनको तो हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने बोला था कि सारे मेटल जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत साबित हो गए। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जितने भी अधातु हैं यानी नॉन मेटल है उसमें चमक नहीं होती है। लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे अधातु यानी ऐसे नॉन मेटल हैं जिनमें चमक होती है, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये एक नॉन मेटल है, पर फिर भी इसमें चमक होती है। तो यहाँ भी जो है ये गलत साबित हो गए। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो नॉन मेटल हैं वो कुचालक होते हैं, किसके, ताप के यानी हीट के, और इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि विद्युत के, बैड कंडक्टर होते हैं। पर बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं, कुछ ऐसे अधातु हैं
जैसे कि ब्रोमीन, ये जो है क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हैं, यानी कि अच्छे चालक हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी ताप और विद्युत के ये अच्छे चालक हैं। तो यहाँ भी ये गलत हो गए। तो ये सब जो है कमियां थी बर्जीलियस के वर्गीकरण में, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, यानी तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण हुआ, वो किसके द्वारा किया गया, तो वो डॉब राइनर के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो है एक ट्रिक नियम दिया, इसे ही हम डॉबेनाइरर का ट्रिक नियम कहते हैं, डॉबे राइनर का ट्राइड रूल इसे कहा जाता है। तो डॉबे राइनर ने जो है ये जो ट्रिक नियम है वो 1817 ईस्वी में दिया। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉबे राइनर ने जो है ट्रिक नियम कब दिया था, तो 1817 में इसने दिया था। और इन्होंने जो है तत्वों को यानी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा। और इन्होंने जो है जो कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था उसको इन्होंने पहले रखा, और जो ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था उसको इन्होंने बाद में रखा। यहाँ पे काम नहीं होगा, कम होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यानी कम एटॉमिक मास वाले को इन्होंने पहले रखा, और उससे ज्यादा जो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने बाद में रखा। तो इन्होंने एटॉमिक मास के क्रम में जो है तत्वों को सजाया, उनके बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इन्होंने जो है तीन तीन तत्वों के यानी तीन तीन एलिमेंट्स के इन्होंने पेयर बनाए, और जिन्हें जो है ट्रिक या ट्राइड कहा गया। और इन्होंने ये कहा कि जो बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास होगा ना, यानी बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, वो पहले वाला और अंतिम वाला जो तत्व है उसके एटॉमिक मास यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, यानी कि एवरेज होगा। मतलब समझिए कि ए का जो एटॉमिक मास होगा और जो सी का एटॉमिक मास होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा, ए और सी का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ए और सी को हम ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो ए का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास को अगर हम जोड़कर और इसका आधा कर दें तो एवरेज आ जाएगा। तो वो जो एवरेज आएगा वही जो है बी का एटॉमिक मास होगा, यानी कि बी का परमाणु द्रव्यमान होगा इनके अनुसार। तो देखिए बी का जो एटॉमिक मास हुआ A+C/2, मैंने ए और सी का एवरेज, पहले और लास्ट वाले का एवरेज जो है बीच वाले का एटॉमिक मास होगा, इन्होंने ये कहा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिथियम का 7 एटॉमिक मास है और पोटासियम का 39 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो 39 में 7 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 46, और 46 का आधा कितना होता है, 23। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना आ गया, 23। तो इन दोनों का ये क्या है, एवरेज है। तो यही ये कहना चाहते थे कि पहले वाला और लास्ट वाला जो तीन तीन पेयर इन्होंने बनाया था उसमें जो एवरेज होगा पहले और लास्ट का, वही एटॉमिक मास जो है बीच वाले का होगा। आगे बढ़ते हैं हम। डॉबराइनर ने जो है ये ट्रेड रूल के अनुसार ये 3 पेयर जो है उन्होंने बनाए, ये 3 पेयर। और इसमें जो है तीनों पेयर में पहले वाले का और लास्ट वाले का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बीच वाले का एटॉमिक मास इन्होंने बताया, और इन्होंने इसको प्रूव भी किया। देखिए लिथियम का 7 और पोटासियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 है, इन दोनों को जोड़ के आधा किया तो 23 आया जो सोडियम का एटॉमिक मास है। उसी तरह से कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो स्ट्रोटियम का एटॉमिक मास है। और सेम जो है क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो जो है आपका ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। तो इन्होंने जो है तीन तीन पेयर के ये 3 ग्रुप बनाए, और ये तीनों ग्रुप से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ग्रुप को आप ध्यान रखिएगा, लिथियम सोडियम और पोटासियम, कैल्शियम स्ट्रोटियम और बेरियम, और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका एटॉमिक मास भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और शॉर्ट फॉर्म अगर इसको ध्यान रखना है तो देखिए इसको LSP ध्यान रखिए, इसको जो है CSB ध्यान रखिए, और इसको जो है CBI ध्यान रखिए। ठीक, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CBI हो गया ये। LSP लिथियम सोडियम पोटासियम, ये भी नहीं भूलेंगे आप। फिर उसके बाद है कैल्शियम स्ट्रोटियम और बेरियम। ठीक, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, 1-2 बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये भी जो है आपको याद रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मतलब एवरेज जो आया था ना वो लगभग था बीच वाले के एटॉमिक मास के, लगभग था ये। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं डॉबे राइनर का जो ट्रिक नियम था उसकी क्या क्या कमियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे।
तो पहला है आपका कि डोबेनाइनर के समय जो है 53 तत्वों का पता था, यानी 53 एलिमेंट्स के बारे में पता था। और जब बाकी के तत्वों की खोज हुई, यानी बाद में जब बाकी एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स की खोज हुई, तो उन तत्वों ने यानी उन एलिमेंट्स ने डोबेनाइनर के ट्रिक नियम का पालन नहीं किया। यानी कि डोबेनाइनर का ट्रिक नियम उन नए तत्वों पे पालन नहीं हो पा रहा था। तो पहली कमी जो थी ये थी। और दूसरा था, उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा था, और इसलिए भी इनका नियम फेल रहा। ठीक, इन्होंने एटॉमिक मास पे रखा था, इस वजह से इनका नियम फेल रहा। क्यों फेल रहा? एटॉमिक मास के क्रम में जब इन्होंने रखा तत्वों को, तो इसके बारे में मैं आगे जो है डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने रखा था, इस वजह से इनका नियम ये फेल रहा। उसके बाद जो है कई ज्ञात तत्व यानी जो ये 53 नॉन एलिमेंट थे, उनमें भी ये ट्रिक नियम जो है कुछ एलिमेंट्स में फिट नहीं बैठा था। वो जो है ये 5 जो है वो 3-3 के पेयर बना पाए थे। ठीक, 5 ही 3-3 के पेयर बना पाए थे। और उस समय भी जो ज्ञात तत्व थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उसमें भी कुछ पर ये ट्रिक जो नियम था ये फिट नहीं बैठा था, तो ये भी कमी थी। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्लेटिनम कैटलिस्ट यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की जो खोज है वो डॉवेराइनर ने की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि प्लेटिनम कैटलिस्ट यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो डॉवेराइनर ने ही की थी इसकी खोज। अगला है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यानी न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके अनुसार जो है इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा। जैसे कि डॉबे राइनर ने जो है वो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था एलिमेंट्स को, तो न्यूलैंड्स ने भी जो है इसको बढ़ते क्रम में ही रखा एटॉमिक मास के। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व जो है अपने से 8वें तत्व के साथ समान गुण दिखाता है। यानी कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है, ये दोनों जो है आपस में सेम गुण दिखाएंगे, और इसलिए जो है इसे अष्टक यानी ऑक्टेव नियम कहा गया। और इनका ये कहना था कि संगीत के स्वरों में जैसे एक समान संबंध मौजूद है, उसी तरह से यहाँ भी जो है तत्वों के बीच में एक समान संबंध मौजूद है पहले और 8वें में। जैसे संगीत में सा रे ग म प ध न, उसके बाद फिर सा आता है। जैसे देखिए, सा 1 हो गया, रे 2 हो गया, ग 3, म जो है 4 हो गया, प 5, ध 6, न 7, और ये जो सा है ये 8 हो गया। तो सा रे ग म प ध न सा। तो देखिए पहला और 8वां सेम है ना। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे संगीत में पहला और 8वां सेम होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी एलिमेंट्स जो पहला होगा और जो 8वां एलिमेंट होगा, उन दोनों में सेम गुण होंगे। इसको और डिटेल में देखिए, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका कहने का मतलब ये था कि पहला और 8वां में सेम गुण होगा। उसी तरह से जो है ये दूसरा और 9वां, इसमें भी जो है सेम गुण होगा। उसी तरह से ये तीसरा और 10वां, इसमें भी सेम गुण होगा। क्योंकि ये क्या है, ये 8वें तत्व हैं। जैसे 2 से अगर हम जोड़ते हैं तो 8वां तत्व कौन आ रहा है 2 से? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां आ रहा है। तो 2 में और 9 में क्या होगा? सेम आपका गुण होगा। इनका ये कहना था। उसके बाद हम देखते हैं न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसकी कुछ कमियां थी, यानी उसके कुछ ड्रॉबैक थे। तो सबसे पहले तो न्यूलैंड्स के समय जो है वो 56 तत्व यानी 56 एलिमेंट्स का पता था। ओनली 56 एलिमेंट्स का उस समय पता चला था। और इनका नियम जो है भारी तत्वों पे यानी कि हैवी एलिमेंट्स पर लागू नहीं होता था। तो एक कमी इनकी ये थी कि हैवी एलिमेंट्स पे जो है, भारी तत्वों पे इनका नियम लागू नहीं होता था। उसके बाद जो है इनका नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू होता है, उसके बाद जो है इनका नियम लागू नहीं होता है। तो ये दूसरी कमी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट यही कमी थी। एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति यानी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको निश्चित नहीं किया था। तो ये तीसरी कमी थी। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में अष्टक नियम में जो है ये 3 कमियां थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चीज़ अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। फिर मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें आगे की चीज़ हम पढ़ेंगे।
और अगर आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।